क्रैकिंग मूवमेंट, क्रैकिंग मूवमेंट MCR, इसके जो फर्स्ट क्रैक की जो कंडीशन होती हैं वो कब होती हैं? तब एक्सट्रीम टेंशन फाइबर में स्ट्रेस हो, से मॉडुलस ऑफ रैप्चर FCR के इक्वल हो जाता है, तब फर्स्ट क्रैक डेवलप होता है। यहाँ कुछ अजम्पशंस होते हैं इसके अंदर। अजम्पशंस क्या होता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन फॉलो करता है और टेंशन में भी सेम मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी अज्यूम किया जाता है। जो क्रैकिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है MCR इज इक्वल्स टू FCR इंटू IT डिवाइड बाई YT। यहाँ पे जो IT होता है वो क्या होता है? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड कंक्रीट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड कंक्रीट सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। जो YT होता है वो डिस्टेंस होता है एक्सट्रीम टेंशन फाइबर होता है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं क्रैकिंग मूवमेंट के अंदर कि अगर अप्लाइड मूवमेंट M लेस देन MCR यानी क्रैकिंग मूवमेंट से कम होगा तो सेक्शन अनकरेक्ट होता है। अगर कंक्रीट और स्टील दोनों टेंशन में रजिस्ट करते हैं, इसके अंदर कंक्रीट और जो स्टील है वो क्या करते हैं? दोनों ही टेंशन में रजिस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बिहेवियर ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इन फ्लेक्चर में समझें तो इसमें सबसे पहले बिहेवियर को समझते हैं हम इसके अंदर, लोडिंग बिहेवियर को। किसके अंदर? रेनफोर्समेंट कंक्रीट इन फ्लेक्चर कंडीशन के अंदर। तो ये जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट का जो बिहेवियर होता है वो लोडिंग स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्टडी किया जा सकता है फ्रॉम अनकरेक्ट फेज टू अल्टीमेट स्टेज तक। दूसरा आता है अनकरेक्ट फेज इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अनकरेक्ट फेज इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट की इनिशियल स्टेज को समझे तो एक्सटर्नल लोड ग्रेजुअली इस पर अप्लाई होता है, कोरस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है और जब जो कंडीशन लगती है वो जो M होता है वो लेस देन टू क्रैकिंग मूवमेंट होता है। उसके बाद आती है स्ट्रेस मूवमेंट, स्ट्रेस कंडीशन। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस FT होता है और जो FT होता है वो लेस देन FCR होता है, जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, इसलिए कंक्रीट क्रैक नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन के बिहेवियर के बारे में। तो जो होल सेक्शन इफेक्टिव है, कंक्रीट टेंशन प्लस कंप्रेशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है, स्टील भी रजिस्ट करता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके लिमिटिंग केसेस के बारे में। तो जब M इज इक्वल्स टू MCR होता है तो कंक्रीट अनकरेक्ट फेज का एंड होता है। क्या होता है? अनकरेक्ट फेज का एंड होता है। कब होता है? जब M बराबर MCR होता है। इसके डायग्राम में ये इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। पहला जो बीम में लोडिंग बीम विद लोडिंग जो है उसमें M लेस देन MR है यहाँ पर, और इफेक्टिव सेक्शन विड्थ डेप्थ और AST है। ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन जो है वो है M-1 AST इंटू AST जो ऐड इसमें किया जाता है। न्यूट्रल एक्सिस शो होती हैं इसमें, लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं और लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। दूसरा समझते हैं क्रैक्ड फेज इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। क्रैक्ड फेज इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में समझे तो जो क्रैक की इनिशिएशन होती हैं वो कब होती हैं? जब अप्लाइड मूवमेंट होता है वो ग्रेटर देन होता है MCR के। तो एक्सट्रीम टेंशन फाइबर में स्ट्रेस, तो एक्सट्रीम क्या होता है? तो एक्सट्रीम टेंशन फाइबर में स्ट्रेस फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाता है। ठीक है, जिससे क्रैक इनिशियली होते हैं बॉटम फाइबर से स्टार्ट होते हैं। क्रैक इनिशियल कहाँ से होते हैं? बॉटम फाइबर से, और क्रैक ग्रेजुअली प्रोपोगेट होते हैं न्यूट्रल एक्सिस की तरफ। आफ्टर क्रैकिंग के बाद की अगर बात करें तो कंक्रीट टेंशन में रजिस्ट नहीं करता है, इफेक्टिव एरिया ऑफ कंक्रीट रिड्यूस हो जाता है, जिससे टेंशन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है और रेनफोर्समेंट स्टील को, ठीक है, एट क्रैक लोकेशन पर फर्दर लोड इंक्रीज होता है तो क्या होता है? प्योरली रजिस्ट बाई स्टील इन टेंशन साइड। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि स्टील का बिहेवियर कैसा होता है क्रैक्ड फेज के अंदर। स्टील में टेंशन सडनली 0 से इंक्रीज होती है, स्ट्रेन इन स्टील सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती हैं, इस वजह से न्यूट्रल एक्सिस अपवर्ड शिफ्ट होती हैं। यहाँ पर कुछ नोट दे रखा है, उसको देख लेते हैं कि क्या है नोट।
क्रैक्स वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेस पर अपीयर हो जाते हैं, इसलिए कंजर्वेटिव अप्रोच ली जाता है। ऑल टेंसाइल स्ट्रेन इन कंक्रीट इग्नोर किए जाते हैं। सेक्शन का बिहेवियर समझते हैं क्रैक्ड सेक्शन के अंदर कि सेक्शन का बिहेवियर कैसा होता है। कंक्रीट सिर्फ कंप्रेशन साइड में इफेक्टिव है, टेंशन साइड का कंक्रीट इग्नोर किया जाता है। स्टील पूरा टेंशन रजिस्ट करता है और ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन मेथड यूज होता है। फिर इसमें जो फिगर दे रखे उनके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। वो क्या दे रखा है, जो क्रैक्ड बीम होता है उसमें m ग्रेटर देन MCR होता है। जो इफेक्टिव सेक्शंस होते हैं वो होते हैं विड्थ, इफेक्टिव डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील होता है। ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन की बात करें तो स्टील कन्वर्ट टू m इंटू AST के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये लीनियर होता है। कहाँ, अबाउट लीनियर न्यूट्रल एक्सिस के। और जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंप्रेशन इन कंक्रीट होता है और टेंशन इन स्टील होता है, FC इंटू FST। नेक्स्ट चलते हैं लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन ए बीम सेक्शन। इस बात को समझते हैं, इसका क्या पर्पज होता है। लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन बीम सेक्शन, पर्पज होता है अप्लाइड मूवमेंट की वजह से जो फ्लेक्सुरल टेंशन आती है उसे इफ़ेक्टिवली रजिस्ट करना होता है। क्या होता है कि जो मूवमेंट अप्लाइड होता है उसकी वजह से जो फ्लेक्सुरल टेंशन आती है उसे इफ़ेक्टिवली रजिस्ट करना होता है। उसके बाद में बात करते हैं प्लेसमेंट रोल के बारे में। रेनफोर्समेंट बार को न्यूट्रल एक्सिस से जितना हो सके उतना दूर प्लेस करना चाहिए, पर कुछ कंडीशंस के साथ कि मिनिमम कवर रिक्वायर्ड सेटिस्फाई होनी चाहिए और स्पेसिंग ऑफ बार भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ कंक्रीट इन टेंशन साइड। यूजफुलनेस ऑफ कंक्रीट इन टेंशन साइड, जनरल जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके बारे में बुक में वो ये दे रखा है कि टेंशन साइड को कंक्रीट कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है। टेंशन साइड का जो कंक्रीट है वो कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व करता है। जैसे कौन कौन से फंक्शन ये सर्व करता है, वो करता है कि रिइंफोर्सिंग बार को अपनी जगह होल्ड करता है, ठीक है। दूसरा, शेयर और टेंशन को रजिस्ट करने में पार्ट लेता है। तीसरा, बीम की फ्लेक्सुरल स्टीफनेस इंक्रीज करता है, जिससे सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है और डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है। उसके बाद आता है स्टील को ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे फायर से और कोरोजन से। उसके बाद जो फिगर में दे रखा है, फिगर उसमें क्रैक्ड कंक्रीट, नॉन लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रल एक्सिस उसके अंदर दिखाया गया है और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर बताया गया है। वो रहा ये फिगर, किधर गया, ये रहा, ये स्ट्रेन, स्ट्रेस, न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट स्टील। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट स्टील के बारे में बात करते हैं तो इनका IS 456/2000 जो रेफरेंस होता है ये स्पेसिफिक परमिसिबल स्ट्रेस है। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन टेंशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट टेंशन के लिए वैल्यू दिए गए हैं लेकिन फुल टेंशन रेनफोर्समेंट ही रजिस्ट करेगा। एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट एक्सीड नहीं होना चाहिए क्रैक प्रिवेंट करने के लिए। इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डायरेक्ट टेंशन में जो ली जाती हैं वो ली जाती है 8.5 से लेके 9.5 के बीच में। अब बात करते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में कि कितनी ग्रेड की कितनी होती हैं, ठीक है। तो M10 की जो ग्रेड होती हैं उसके लिए होती है 1.2। कितनी होती है, 1.2 M10 के लिए। M15 के लिए होती हैं 2। M20 के लिए होती हैं 2.8 डायरेक्ट स्ट्रेस। M25 के लिए होती है 3.2। M30 के लिए होती है 3.6। M35 के लिए होती हैं 40। M40 के लिए होती हैं 4.4। M45 के लिए होती हैं 4.8 और M50 के लिए होती है 5.2। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन क्या होता है वो टेबल 3.2 के अकॉर्डिंग वैल्यू दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट न्यूटन पर mm में होता है। कॉलम की बात करें तो कंक्रीट ग्रेड, बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा CBC, डायरेक्ट कंप्रेशन सिग्मा CC। तो M10 के लिए जो होता है वो होता है
सिग्मा CVC बेंडिंग कंप्रेशन जो होता है 3 होता है, और डायरेक्ट कंप्रेशन में होता है 2.5 M10 के लिए। M15 के लिए डायरेक्ट याद रखो 4 से 5 होती हैं। किसके लिए? M15 के लिए 4 और 5 सिग्मा CVC और सिग्मा CC। M20 के लिए जो होती हैं सिग्मा CVC 7 होती हैं और सिग्मा CC 5 होता है। उसके बाद बात करते हैं M25 के लिए। M25 के लिए सिग्मा CVC जो होता है 8.5 होता है और सिग्मा CVC 6 होता है। M30 की बात करें तो सिग्मा CVC 10 होता है और सिग्मा CC 8 होता है। M35 के लिए बात करें तो सिग्मा CVC 11.5 होता है और सिग्मा CC 9 होता है। M40 के लिए बात करें तो सिग्मा CVC 13 होता है और सिग्मा CC 10 होता है, और जो M45 के लिए होता है वो होता है 14.5 और सिग्मा C होता है 11.0। M15 के लिए होता है सिग्मा CVC 16.0 और सिग्मा CC होता है 12.0। नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील के अंदर। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील क्या होती है देख लेते हैं। IS 456/2000 टेबल नंबर 22 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो स्टील रिइंफोर्समेंट की परमिसिबल स्ट्रेस को स्पेसिफाई करता है। जो स्टील होता है रिइंफोर्समेंट के परमिसिबल स्ट्रेस को स्पेसिफाई करता है, जैसे स्टील की ग्रेड, बार का डायमीटर और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें स्टील के लिए तो 1.8 होता है। कंक्रीट से कम होता है बेटर क्वालिटी का कंट्रोल के कारण। टेबल 3.3 में परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील जो दे रखा है न्यूटन पर mm के अंदर वो देख लेते। माइल्ड स्टील 250 के लिए टेंशन बार की जो लेस देन 20 mm है उसके लिए जो दे रखी है परमिसिबल स्ट्रेस वो दे रखी है 140, और टेंशन बार जो जिसका डायमीटर 20 mm से ज़्यादा है उसके लिए दे रखा है 130, ठीक है। और HYS कंप्रेशन बार के लिए 130 है। उसके बाद बात करते हैं HYST FE 415 के लिए जो टेंशन बार है लेस देन 20 mm उसके लिए दे रखा है 230, और टेंशन बार जो ग्रेटर देन 20 mm है उसके लिए भी 230 है, और कंप्रेशन के लिए 190 है। नेक्स्ट करते हैं इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेसेस। IS 456/2000 क्लोज B 2.3 परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट एंड स्टील में इंक्रीज अलाउ करता है, ठीक है। और जो लिमिट होती है जो मैक्सिमम इंक्रीज होती हैं वो 33.33% होता है। कब एप्लीकेबल है ये? जब स्ट्रेस कंबाइंड हो किस किस के साथ? विंड लोडिंग के, सीज्मिक लोडिंग के, टेम्परेचर के, श्रिंकेज इफेक्ट के, डेड लाइव और इम्पैक्ट लोड के साथ में। यहाँ पर कुछ कंडीशन के साथ ही होता है। विंड और सीज्मिक फोर्स को साइमल्टेनियसली कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है। कौन कौन से फोर्स को? विंड और सीज्मिक फोर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट टेंशन। क्या होता है सिग्निफिकेंस ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट टेंशन में? कि कंक्रीट का जो अजम्पशंस लेते हैं इसके अंदर वो क्या लेते हैं? कंक्रीट टेंशन नहीं लेता है डिज़ाइन अजम्पशन में, लेकिन एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करता है। इसके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस को परमिसिबल स्ट्रेस से नीचे रखना होता है। जो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस को क्या करना होता है? परमिसिबल स्ट्रेस से नीचे रखना होता है क्रैक अवॉइड करने के लिए। दूसरा आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या होता है? डायरेक्ट टेंशन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 8.5 से लेके 9.5 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशंस इन एनालिसिस ऑफ बीम्स बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जिसका बेसिस होता है वो बेसिस क्या होता है? इलास्टिसिटी थ्योरी ऑफ एनालिसिस पर ये बेस्ड होता है। दूसरा एज पर IS 456/2000 में क्लॉज B 1.3 के अंदर प्लान सेक्शन रिमेन प्लान होता है, और बेंडिंग से पहले और बाद में भी ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होती हैं वो स्टील रेनफोर्समेंट ही कैरी करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। किस पे बेसिस होता है? वर्किंग ऑफ स्ट्रेस मेथड। तो प्योरली एम्पिरिकल अप्रोच से ये स्टार्ट हुआ है
कंक्रीट और स्टील के लिए लीनियर इलास्टिक थ्योरी अज्यूम की गई है। ठीक है, लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप जो है लीनियर है और हुक्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, जो इसका लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप होता है। डिज़ाइन लोड जो होता है इसका वो होता है सर्विस लोड डिवाइड बाई वर्किंग लोड यूज्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्विस लोड डिवाइड बाई वर्किंग लोड। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस कंसेप्ट के बारे में। तो वर्किंग स्ट्रेस कंसेप्ट में क्या होता है कि मेथड को वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM कहा जाता है। फेलियर हायर लोड पर होता है, फेलियर लोड अपॉन वर्किंग लोड, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये कहलाता है। ठीक है, तो मेथड को वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कहा जाता है, फेलियर हायर लोड पर होता है, फेलियर लोड जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है फेलियर लोड डिवाइड बाई वर्किंग लोड होता है। फैक्टर ऑफ नहीं ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 3 नंबर में डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ये फंक्शंस आते हैं वो होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS होता है फेलियर लोड या अल्टीमेट लोड डिवाइड बाई वर्किंग लोड। सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये यूज़ होता है। वर्किंग स्ट्रेस को सेफ लिमिट में रखना है। उसके बाद बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस का जो कंसेप्ट इसके अंदर यूज होता है डिज़ाइन रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के, वो होता है कंक्रीट और स्टील को पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं करने दिया जाता है। इस वैल्यू को परमिसिबल स्ट्रेस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है परमिसिबल स्ट्रेस का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होता है परमिसिबल स्ट्रेंथ का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और FOS। FOS को किस पर डिपेंड कराता है, FOS किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ग्रेड पर एंड टाइप पर और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं M20 ग्रेड का। जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M20 ग्रेड की 30 होती है और बेंडिंग कंप्रेशन के लिए फैक्टर ऑफ FOS 3 लिया जाता है, तो इसको डिवाइड किया जाएगा सिग्मा CVC डिवाइड बाई बेंडिंग कंप्रेशन के लिए FOS 3 6.7 या 7 न्यूटन पर mm होता है। जो यहाँ नोटेशन है सिग्मा CVC जो है कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं अब सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन के बारे में। सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या है, इसके अंदर बीम सेक्शन डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है। बिड्थ जो है बिड्थ ऑफ बीम वो B होती है, ये D होती है डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, उसके बाद में AST जो हो रही है एरिया ऑफ टेंशन स्टील होता है AST। NA जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस होती है। सेक्शन सब्जेक्टेड टू प्योर फ्लेक्चर में होता है। इसमें स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन समझे किसके अंदर, सिंगल रेनफोर्समेंट सेक्शन के अंदर, तो ये लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू x होता है। ठीक है, और x बराबर क्या होता है K इंटू डी होता है, क्या x बराबर। अब इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं किसके अंदर, सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन के अंदर। जो कंक्रीट होता है इसमें कंप्रेशन टॉप पर होता है और स्टील में टेंशन बॉटम पे होता है, जिसको बोला जाता है सिग्मा CVC और स्टील को बोला जाता है सिग्मा ST। रिलेशन समझें इनके बीच में, तो स्ट्रेस इन स्टील एट सेंट्रोइड क्या होता है सिग्मा ST डिवाइड बाई M इन ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन कंसेप्ट। लीवर आर्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो लीवर आर्म में क्या होता है कि जो JD होता है ये लीवर आर्म होता है। डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन और टेंशन, ये कंप्रेशन अपॉन टेंशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लीवर आर्म होती है। और ये लीवर आर्म इज इक्वल्स टू क्या होता है JD इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस KY3 इंटू D होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना किसके अंदर, सिंगल रेनफोर्समेंट सेक्शन के अंदर। तो ये बेस्ड ऑन होता है इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया, किस पे बेस्ड होता है इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया पे। कंप्रेशन साइड मोमेंट जो होता है वो होता है BX² डिवाइड बाई 2 होता है और टेंशन साइड जो मोमेंट होता है वो होता है MAST इंटू D माइनस एक्स। ये क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, ये किस साइड होता है टेंशन साइड होता है और ये जो होता है कंप्रेशन साइड होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब इन इक्वेशंस को लाया जाता है ऐसे BX² डिवाइड बाई 2 इंटू
ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स जो इसके अंदर होता है, ये इसको सोल्विंग करने के बाद में ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देता है, ठीक है। और यूज ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वेशन कहाँ होता है, कैलकुलेट स्ट्रेस इन सेक्शन फॉर ए गिवन मोमेंट। क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है स्ट्रेस कहाँ पर, सेक्शन के अंदर फॉर ए गिवन मोमेंट के लिए। दूसरा होता है कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन। क्या करना होता है, कैलकुलेट ऑफ मोमेंट ऑफ सेक्शन। जब कैलकुलेट करना होता है आपको तो न्यूट्रल एक्सिस इक्वेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है सिंगली रेनफोर्समेंट बैलेंस सेक्शन के अंदर, ठीक है। सिंगली रेनफोर्समेंट का बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं। बैलेंस सेक्शन कंडीशन क्या होती है, कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस होता है सिग्मा सीबीसी परमिसिबल, और स्टील में जो स्ट्रेस होता है सिग्मा एसटी, दोनों साइमल्टेनियसली रीच होते हैं। क्या होते हैं, रीच या इक्वल होते हैं। अभी यहाँ पर सिंगली रेनफोर्समेंट बैलेंस सेक्शन के अंदर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन समझे तो वो होता है सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम इज इक्वल्स टू सिग्मा सी वी सी डिवाइड बाई के वी इंटू 1 माइनस के वी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो m होता है वो m इज इक्वल्स टू होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी वी सी। और जो न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर के वी इज इक्वल्स टू होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी वी सी प्लस 280। ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर फॉर बैलेंस सेक्शन। ये लिख रखा है न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर फॉर बैलेंस सेक्शन, m बराबर दे रखा है ये चीज़। अब बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। न्यूट्रल एक्सिस इन बैलेंस सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एक्स बी इज इक्वल्स टू होता है के डी इंटू डी होता है। जहाँ पर लीवर आर्म क्या होती है, लीवर आर्म की बात करें तो जे बी डी बराबर होता है, जे बी डी मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए 1 माइनस के वी डिवाइड बाई 3 इंटू डी। ये क्या होता है, ये होता है लीवर आर्म। और जो जे बी इज इक्वल्स टू होता है वो क्या था, 1 माइनस के बी डिवाइड बाई 3 होता है। अब बात करते हैं कंप्रेशन फोर्सेज इन बैलेंस सेक्शन। कंप्रेशन फोर्स की बात करें तो ये जहाँ पर सी बी बराबर होता है 1/2 सिग्मा सी बी सी, बी इंटू एक्स बी जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू सिग्मा सी बी सी बी के बी इंटू डी होता है। ये एक्ट एज ए एक्स बी 3 फ्रॉम द टॉप होता है। और टेंशन फोर्स की बात करें तो टेंशन फोर्स बराबर क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी होता है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन के लिए। विद रिस्पेक्ट टू द कंपेरिजन में बात करें तो क्या होता है यहाँ पर होता है एम बी इज इक्वल्स टू सी इंटू जे बी इंटू डी होता है, जो होता है 1/2 इंटू सिग्मा सी वी सी के वी इंटू जे वी इंटू वी डी स्क्वायर। ये होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेंशन। क्या होता है, टी, ये होता है टी एम बी इज इक्वल्स टू टेंशन में जो होता है क्या होता है, रो एस टी ए एस टी इंटू जे वी डी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी टी बैलेंस डिवाइड बाई 100 इंटू बी इंटू रो एस टी जे वी इंटू वी डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। आल्सो एक्सप्रेस्ड एज एम बी इज इक्वल्स टू आर बी बी डी स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील इन बैलेंस्ड सेक्शन। फॉर बैलेंस्ड सेक्शन में टी इज इक्वल्स टू सी होता है।
तो ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी बराबर होता है, क्या होता है, ये होता है सिग्मा सी वी सी डिवाइड बाई 2 इंटू बी के वी डी, और ये मिलके बनता है ए एस टी बाई बी डी, ए एस टी बाई बी डी इज इक्वल्स टू सिग्मा सी वी सी के वी डिवाइड टू सिग्मा एस टी। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ बैलेंस कितना होता है इसके अंदर, ये होता है ए एस टी डिवाइड बाई बी डी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 15 सिग्मा सी वी सी के बी इंटू रो एस टी होता है। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं। के बी जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर होता है, जे डी जो होता है लीवर आर्म होता है, पी टी बैलेंस जो होता है बैलेंस स्टील परसेंटेज होता है, और एम बी जो होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन फॉर सिंगली इन्फोर्स्ड के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अंडर इन्फोर्समेंट, 2 मिनट हो गए। ठीक है, अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन के अंदर क्या होगा, ये जो बेसिक कंडीशन होती हैं एक्स ए लेस देन 2 क्या होती हैं, एक्स बी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बैलेंस सेक्शन से कम होता है, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो बैलेंस सेक्शन से कम होता है, और जो सी ए होता है वो लेस देन होता है सिग्मा सी वी सी से, और टी ए इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा एस टी के बराबर। अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन फॉर सिंगली इन्फोर्स के अंदर जो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं साइलेंट फीचर्स, फेलियर बीम का इन्फोर्समेंट के फेलियर से होता है, जो फेलियर बीम का जो इन्फोर्समेंट के फेलियर बीम से, इसलिए फेलियर डक्टाइल होता है इसके अंदर। कंक्रीट में स्ट्रेस मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से हमेशा कम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से हमेशा कम होता है। ये टाइप का फेलियर प्रीफर्ड होता है, क्या होता है, ये टाइप का फेलियर प्रीफर्ड होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है स्ट्रेस एंड न्यूट्रल एक्सिस रिलेशन जो होता है वो एक्स बराबर होता है के डी, और एक्स बी बराबर होता है के वी इंटू डी होता है। फ्रॉम स्ट्रेस डायग्राम से इस चीज़ को समझें तो सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा सी वी सी डिवाइड बाई के वी इंटू 1 माइनस के वी होता है। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम ओ आर के बारे में, जो फ्रॉम कंप्रेशन साइड से इसको देखा जाता है तो एम आर इज इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू बी एक्स ए सी ए डी माइनस एक्स ए बाई 3 होता है, जहाँ पर ये जो सी ए होता है, जो सी ए बराबर होता है एक्स ए रो एस टी डिवाइड बाई डी माइनस एक्स ए इंटू एम होता है। उसके बाद फ्रॉम टेंशन साइड से देखें तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा एस टी ए एस टी अंडर रूट डी माइनस एक्स ए बाई 3 होता है। लीवर आर्म जो होता है जे डी इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स ए बाई 3 होता है। अब 5वें नंबर पे आता है इक्वेटिंग मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के। इसमें क्या होता है, ये होता है वी के डी डिवाइड बाई 2 होता है इज इक्वल्स टू एम पी टी बैलेंस डिवाइड बाई 100 इंटू बी डी इंटू डी माइनस के डी होता है। इसका जो समरी पॉइंट होता है स्टील यील्ड फर्स्ट होती है, कंक्रीट स्ट्रेस लेस देन सिग्मा सी बी सी होती है, एन ए शिफ्ट होता है अपवर्ड एक्स ए माइनस एक्स ए लेस देन एक्स बी होता है, जो डक्टाइल एंड शेप बिहेवियर होता है। इसके बाद बात करते हैं अंडर एनफोर्समेंट के बारे में। अभी ये रात में बिल्लियाँ क्यों चिल्ला रही हैं।